ममता जी फटाफट अपने कमरे में आई और सुधाकर जी को जगाया। सुधाकर जी हड़बड़ा कर उठे। उठते से ही घड़ी की तरफ देखा तो अभी तो सुबह के 6 बज रहे थे। जैसे तैसे अपनी आंखों को मलते हुए सुधाकर जी ममता जी से बोले, अरे आज तुमको क्या हो गया है? तुमसे कहकर सोया था ना कि मुझे जल्दी मत उठाना। रात को जरूरी काम कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। तुम्हें पता है ना, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर मैं परेशान होता हूँ। अब पूरे दिन मुझे परेशान होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर ममता जी घबराती हुई बोली, अरे आपको आपकी नींद की पड़ी है? जल्दी उठो, मनीषा के ससुराल से फ़ोन आया है। मनीषा का नाम सुनते ही सुधाकर जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से ही भागी हो। क्यों, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह फ़ोन कैसे आया? सब कुछ ठीक तो है ना? अजय कुछ भी ठीक नहीं है। दामाद जी ने हमें वहाँ बुलाया है, पता नहीं क्या बात हो गई है। पूछा भी लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। एक बार आप फ़ोन करके पूछो तो। ममता जी ने सुधाकर जी को फ़ोन उनके हाथ में देते हुए कहा। सुधाकर जी ने भी फटाफट फ़ोन लिया और अपने दामाद सुनील को फ़ोन लगा दिया, लेकिन सुनील ने फ़ोन उठाया ही नहीं। 2-3 दिन बाद सुधाकर जी ने फ़ोन किया, पर सुनील को रिस्पॉन्स न देखकर उन्हें चिंता होने लगी। आखिर पलंग से खड़े होते हुए बोले, पता नहीं क्या बात हो गई है, दामाद जी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी ही देर में निकलते हैं। सुधाकर जी का आदेश पाते ही ममता जी फटाफट बिना नहाए ही तैयार हुई और दोनों पति पत्नी बिना चाय पिए ही घर से रवाना हो गए। अभी 2 महीने पहले ही तो मनीषा की शादी सुनील के साथ की थी। अपनी तरफ से सब कुछ जांच परख कर ही ये रिश्ता किया था। सुनील आज के ज़माने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, वहीं मनीषा भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहने पर विश्वास करती है। घर में सास शांति जी हैं, जेठ जेठानी भी हैं, लेकिन वो तो बाहर रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पग फेरे के बाद से अभी तक वो मायके नहीं आई। 2-3 बार उससे मिलने की सोच कर फ़ोन किया तो समधन जी ने कहा कि आज तो इन लोगों के घूमने का प्रोग्राम है। दोनों हमेशा चुप कर रह जाते, यह सोचकर कि बेटी तो अपने ससुराल में खुश है। फिर ऐसा अचानक उनके घर में क्या हो गया कि सुनील ने उन्हें फ़ोन करके इतनी सुबह ही बुला लिया। दोनों पति पत्नी रास्ते भर कयास लगाते हुए मनीषा के ससुराल पहुंचे, जो कि लगभग 1 घंटे की दूरी पर ही था। वहां पहुंचकर देखा तो गेट खुला हुआ था, पर ऐसे कैसे अंदर जा सकते थे, इसलिए डोल बेल बजाई। तभी अंदर से शांति जी की आवाज़ आई, अंदर आ जाइए आप लोग, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आवाज़ सुनकर सुधाकर जी ने ममता जी की तरफ देखा और फिर दोनों अंदर चले आए। देखा तो शांति जी और सुनील सोफा पर बैठे हुए हैं, वहीं मनीषा नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो शांति जी बोली, उसे बुला रहे हैं अभी, पहले आप बैठिए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। सुधाकर जी और ममता जी आकर सोफे पर बैठ गए। सुधाकर जी ने सुनील की तरफ देखा तो वो शायद गुस्से में था। ना कोई पैर छूना, ना ही कोई प्रणाम। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मन ही मन उधेड़बुन चल रही थी कि आखिर हुआ क्या है। यही स्थिति ममता जी की भी थी। आखिर सुधाकर जी ने बोलना शुरू किया, क्या बात है समधन जी, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? उनकी बात सुनकर शांति जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए, उसे अपने ससुराल में रहना है या नहीं। उनकी बात सुनकर ममता जी घबरा गई और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया समधन जी? मनीषा ने कुछ कह दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी ही बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। माफ़ करना समधन जी, अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूँ। ये तो आपने अपनी बेटी को सिर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फ़ोन लगा दिया। शांति जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी हुई। बिना पूरी बात बताए ही बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी। वही सुधाकर जी और ममता जी सोच रहे थे कि आखिर मनीषा ने उन्हें फ़ोन कब किया। ममता जी ने सुनील की तरफ देखा, लेकिन वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में सुधाकर जी शांति जी से बोले, पर संदम जी, आप बताइएगी कि हुआ क्या है? आखिर मनीषा ने ऐसा क्या कर दिया? और आप मनीषा को बुलाइए, उसके सामने ही बात होगी। क्या सिखाया आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया उसको, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी औरत जिसे अपनी पत्नी की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। अब तो सुनील बीच में ही बोल पड़ा। उसे यूं चिल्लाते देखकर सुधाकर जी भी खड़े हो गए। इतने मनीषा भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। मनीषा को देखते ही ममता जी की चीख निकल गई।
उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। मनीषा, क्या हुआ तुझे? ये चोट के निशान कैसे? क्या किया है तेरे साथ इन लोगों ने? ममता जी लगभग रोती हुई मनीषा की तरफ दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भरकर बोली। मनीषा को इस तरह देखकर एक बार तो सुधाकर जी का कलेजा भी मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत करते हुए वो सुनील से बोले, क्या किया आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे, पति होते गैर मर्दों से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरतों को इसी तरह कंट्रोल में किया जाता है। सुनील के जवाब देने से पहले शांति जी बीच में बोल पड़ी। उनकी बात सुनते ही सुधाकर जी और ममता जी से सकते में आ गए। उन्होंने मनीषा की तरफ देखा तो मनीषा ने रोते हुए बताया, पापा, आपको ये दामाद पागल है। देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं किसी से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, थोड़ा सा भी हंस बोल लूँ तो मुझे मारने पर आमादा हो जाता है। घर की छत या बालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तो 10 बातें सुनाता है। सबके सामने ही थप्पड़ तक लगा देता है। पग फेरे की रस्म के बाद जब भैया वापस शहर जा रहे थे तो मुझसे मिलने आए थे, तब भी इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, यह कहकर कि यह आदमी यहाँ क्या करने आया है। उसकी बात सुनकर ममता जी ने कहा, तुम 2 महीने से ये सब क्या झेलती रही? पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ, इन लोगों ने मेरा मोबाइल तक अपने पास रख लिया। जब आप लोगों का फ़ोन आता है तब ये लोग मेरे आसपास ही होते हैं। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं आपको बता ना दूँ। यहाँ तक कि मुझे मायके तक नहीं आने देते, और मम्मी जी इसमें भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं। आज सुबह मैं इनके लिए चाय बनाकर कमरे में लाई थी, तब मेरा फ़ोन ड्रेसिंग पर ही रखा था। शायद उन्होंने उठने के बाद निकाल कर रखा था। मैंने अपना फ़ोन हाथ में लिया ही था कि ये बाथरूम में से निकल कर आ गए और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं उनके पीठ पीछे किसी से बात कर रही हूँ। जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे और मेरा फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया। तब मैंने कहा कि मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया है। जब इन लोगों को लगा कि मैंने सचमुच आप लोगों को फ़ोन कर दिया है, तब जाकर इन्होंने आपको फ़ोन करके बुलाया। इनकी ऐसी आदतों के कारण बड़े भैया भाभी भी यहाँ नहीं रहते। मुझे ले चलिए यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मनीषा ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखेगी। शांति जी बीच में ही बोली। बस कीजिए समधन जी, बहुत बोल लिया आपने। जब आप हमारे सामने ही इतना कुछ बोल रहे हैं तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या करते होंगे, और अब क्या इजाज़त लेना बाकी रह गया है। ममता जी बोली, अगर इसने घर के बाहर कदम रखा तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपने घर में बिठाए रखना अपनी बेटी को। अब की बार सुनील ने ममता जी को उंगली दिखाते हुए ये बात बोली। सुधाकर जी बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खबरदार, इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें बोलना नहीं आता। अपनी इस उंगली को अपनी मुट्ठी में समेट लो। जब तुम अपनी सास से इस तरह से बात कर रहे हो तो तुम किस काबिल होगे, सब पता चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? सुधाकर जी ने कहा तो सुनील गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोला, ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है इसके साथ, और आपने खुद कन्यादान किया था। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं? आप होते कौन है बोलने वाले? जैसे एक प्लॉट की बैनामा हो जाने पर उसका मालिकाना हक बदल जाता है, वैसे ही एक लड़की की शादी होते ही उसके हकदार बदल जाते हैं। अब आपकी बेटी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आपका काम शादी से पहले तक था, अब आपको हमारे बीच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनील ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। सुनकर सुधाकर जी को भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोले, शादी की है हमने हमारी बेटी की, बेची नहीं है। शादी के बाद भी वो बेटी है मेरी, कोई प्लॉट नहीं है जैसे शादी करते ही तुम्हें मालिकाना हक मिल गया। एक औरत में और एक प्लॉट में फ़र्क होता है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अफसोस होता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लायक समझा, पर यह भूल गया था कि 2-3 मुलाकात में अंदर गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखता है जो सामने पेश किया जाता है। और तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब मेरी बेटी इस घर में एक पल नहीं रहेगी। सुधाकर जी भी अब लगभग चिल्लाते हुए बोले। गुस्से में ही वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले वो मनीषा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे और सुनील और शांति जी के खिलाफ FIR और करवाई। मनीषा की स्थिति देखकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और सुनील और शांति जी को गिरफ्तार करके ले गई। कुछ दिनों के बाद तलाक के लिए अर्जी दे दी गई, जिससे जल्द ही जल्द मनीषा को तलाक भी मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह सास बहू कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।